आदरणीय गीता चौधरी जी, वरिष्ठ आचार्य लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरे साथी सुरेश जी, अनिता जी और सलाहकार में उपस्थित शोधार्थी, अध्यापकगण और दलित आंदोलन से विभिन्न स्तरों पर जुड़े हुए सभी लोगों का मैं सादर नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो आंदोलन का एक सिपाही हूँ, छोटा सा। और 1984 में जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो मैंने हम 6 लोगों ने मिलकर एक पहले मेरे जीवन के पहले दलित संगठन की नींव रखी थी, मुक्ति, जिसका मुख्य काम, जिसमें मैं और अनिता भारती जी संस्थापक सदस्य थे। और तो मुझे पहली बार दलित मुद्दों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। और उसको संगठन को बनाने का मुख्य कारण था, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब एडमिशन होता तो दलित छात्रों को एडमिशन में बहुत दिक्कतें आती थी। और किस कॉलेज में एडमिशन होगा, किसी कट ऑफ किस क्या होगी, क्या उनका प्रोसीजर है, उसमें समझाने के लिए, और फिर साथ में ताकि आगे के आंदोलन के लिए तैयार हो। तो इस तरह के विचारवान लोगों के बीच में बोलने का मेरा पहला मौका है, तो साहित्य से जुड़े हुए हैं। मैं जैसा कि विषय है भारतीय नवजागरण और दलित प्रश्न, दलित शब्द पर पहले मैं बात करना पसंद करूंगा। दलित शब्द की जो व्याख्या हम दलित शब्द आज प्रचलित हो गया है, जब दलित आंदोलन शुरू किया गया था, जिन लोगों ने ये शब्द इस्तेमाल किया था, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दलित बेस्ट क्लासेस अंग्रेजी में जिसका अनुवाद हिंदी में मराठी में दलित वर्ग हुआ, वो कब दलित जातियों में बदल गया इसका पता नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर कहीं पर भी अपने लेखन में दलित जातियां शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, दलित वर्गों का इस्तेमाल, हमने उनको जातियों में बदल दिया। और हिंदी तक आते आते उसकी यात्रा दलित जातियों से केवल अछूत जाति तक से मिल जाती। जो बड़ा आंदोलन है, इसमें स्त्रियां, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज, सब लोग शामिल थे, वो सिमट गए। इस आंदोलन में 2 समस्या और पैदा हुई। एक समस्या पैदा हुई जो दूसरा एक वर्ग था समाज का, जो आर्थिक स्वाधीनता के लिए, आर्थिक समानता के लिए संघर्ष कर रहा था, मार्क्सवादी लोग या कम्युनिस्ट, उनसे भी हमारा बैर है। दलित आंदोलन में जबरदस्त रूप से फार पड़ी कि आप उनके प्रति करें, उनसे भी दूरी बनाकर। सब तो लोग नहीं हुए, लेकिन दलितों का एक वर्ग उसके भाव में गया। और एक तीसरी, पता नहीं, ये तो दलित आंदोलन में आने ही नहीं चाहिए, एक प्रवृत्ति और है दलित लेखकों में, स्त्रियों का विरोध करना, एक मर्दवादी भावना। आप एक तरफ खुद उत्पीड़ित और उत्पीड़ित होने के नाते अपनी एक जगह हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही समाज की स्त्रियों का दमन कर रहे हैं, और उनके बारे में ऐसी गंदी किताबें लिख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, आप बोलकर भूल जाए। जिनमें से एक सिरमौर प्राणी, जिनका जिक्र किया गया, डॉक्टर धर्मवीर, उनकी किताब है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। वो इतनी विभत्स किताब है जिसको पढ़कर पता चलता है कैसे नहीं लिखा जाना। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वो बहुत बड़े चिंतक थे, बेशक होंगे। उनका मानना था, जिस बैठक में उन्होंने प्रस्तावित किया, तो फिर मैं और जी दोनों मौजूद थे, हम तो विरोध करने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पर्चा पढ़ा था, तो कहा दलित समाज को मेरा आभारी होना चाहिए कि मैं एक नया सिद्धांत दे रहा हूं, जार सत्ता का, कि दलित बच्चे जो है वो व्यभिचार से पैदा होते हैं, ठाकुरों द्वारा जबरन खाली जो दलित महिलाओं का सत्य है उसकी वजह से पैदा होते हैं। मैं वो सिद्धांत दे रहा हूँ, दलितों को मेरा क्या कहना है, आभारी होना। ये बाबा साहब के आंदोलन कैसा पड़ेगा, ये मेरी समस्या। डॉक्टर धर्मवीर ने जब यात्रा शुरू की तब वो ऐसे नहीं थे। 3 परिस्थितियों में उसके बाद उनकी एक बार किताब की निकली आके, और फिर उसके बाद उन्होंने हद ही कर दी एक किताब लिखकर, क्या हेड़ी और अपनी
मेरी पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा। आप दलितों को छोड़ो, मैं सामान्य व्यक्ति से भी अपेक्षा नहीं करता, एवं ब्राह्मणवादी व्यक्तियों से भी अपेक्षा नहीं करता वो इस तरह की किताब लिखता है। ऐसा ऐसा इसलिए होता है, और जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आकर्षक लगता है कि हम इतिहास की एकांकी व्याख्या करते हैं, एक मुद्दे को उठाते हैं, बाकी मुद्दों को काट देते हैं, किसी एक व्यक्ति को, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी, एक वाक्य को पकड़ दो, सिर्फ पूरे मुंशी प्रेमचंद को दलित विरोधी या प्रगति विरोधी साबित कर, या किसी भी व्यक्ति को जैसे वो साबित कर सकते हैं, जैसे हम साबित कर सकते हैं प्रेमचंद को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नामवर सिंह को, पुरुषोत्तम अग्रवाल को, रामलीला शर्मा को, वैसे ही वो डॉक्टर अम्बेडकर को साबित कर सकते हैं दलित विरोधी। उन्होंने किया। अरुण शौरी की पुस्तक है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड में, या उसके अलावा उन्होंने इतिहास पर जो किताब लिखी है, इतिहासकारों की जो इतिहास पर एक पुस्तक लिखी, इतिहासकारों ने पुस्तक लिखी, इतिहासकारों की प्रवृत्ति वगैरह पर, बेसिकली मार्क्सवादी इतिहास पर पढ़ना क्या था उन्होंने, क्या था उस किताब के अंदर? उस किताब में उन्होंने इतिहासकारों की अवधारणाओं पर बात नहीं की, उनके तथ्यों पर बात नहीं की, उनकी तर्क प्रणाली पर बात नहीं की। अगर इस पर बात करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बात की कि श्री आर.एस. शर्मा जी ने टीए बिल में कितना पैसा पाया, इस वाले सेमिनार में से कितना पैसा पाया, इस आधार पर तय करो कि इतिहास में सही है नहीं तय। तो हमें दलित आंदोलन को, या मैं कहूँगा जनवादी आंदोलन को, जन आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को, इस अतिरेकों से बचने की सख्त जरूरत। संतुलन में जो कहा जाता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं, कोई व्यक्ति ना पूरी तरह सही हो सकता, ना पूरी तरह गलत। वैसे इस तरह की समझ कैसे बनी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, जो हमारी नहीं समझ आई, क्योंकि हम सबने डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनियां पढ़ी, और जितनी भी जीवनियां पढ़ी हैं मोटे तौर पर अधिकतर धनंजय गिर की जीवनी पढ़ी है। और उसके अलावा जो दूसरी रिसर्च की किताबें हैं डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी जीवनी पर, वो किताब या तो धनंजय गिर की जीवनी पर आधारित है, या सीवी खैरमोरे की जो 12 खंडों में लिखी विस्तृत जीवनी उस पर आधारित है। इन दोनों जीवनीकारों की राजनीति पता आपको क्या थी? उनकी रुचि क्या थी डॉक्टर अम्बेडकर का जीवनी लिखने में? क्यों लिखा उन्होंने? वो तो दलित नहीं थे। धनंजय कीर ने ज्योतिबा फूले की जीवनी भी लिखी है, और सावरकर की जीवनी लिखी है, मालूम है? डॉक्टर धनंजय कीर की जीवनी को आप बार बार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जहां भी कांग्रेस के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के विवाद आते हैं उनको बहुत विस्तार से बताया, और जहां हिंदू महासभा और सावरकर से विवाद आते हैं वहां उन्होंने उसको समेट लिया। और जब वो किताब पढ़कर आप डॉक्टर अम्बेडकर में राय बनाओगे तो आप कैसे कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव हो सकते हो और कैसे सावरकर के प्रति नेगेटिव। तो आज आपको पता चल रहा है क्यों, किसको वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो दिमाग कहां से बनता। इसको एक शब्द में डॉक्टर तेज सिंह ने ज्ञान सत्ता, हम ज्ञान सत्ता के भाई हारे जिसको लड़ने, और हम सब ज्ञान सत्ता के में हैं। डॉक्टर तेज सिंह कहा करते थे, जिन्होंने अम्बेडकरवाद, उन्होंने दलित साहित्य के स्थान पर अम्बेडकरवादी साहित्य कहा जाना चाहिए, और दलित समाज को दलित समाज के बहुजन समाज का ये और अपेक्षा का एक आंदोलन शुरू किया था। अपेक्षा पत्रिका थी, दलित की पत्रिका थी। बाद में उन्होंने उनका जब वो चिंतन के द्वारा इस प्रणाली इस पर पहुंचे तो उन्होंने इससे हमसे मैं वापिस इस बात पर आता हूँ कि हमें समझने की जरूरत है कि हम लड़खड़ाते कब, हम अतिरेकों में क्यों फंसते हैं, हम दूसरों के शिकार। उससे पहले मैं बात करूँ सीवी खैरमोरे, ये सीवी खैरमोरे जिन्होंने बाबा साहब की बहुत विस्तृत जीवनी छपी जो समय प्रकाशन से हिंदी में छपी है, ये सीवी खैरमोरे बाकायदा भारतीय कमीशन से चुनाव हुए। तो आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस में 50 हो रही है,
खुद बाबा साहब ने किताब लिखी है, गांधी और कांग्रेस ने तो बताने की जरूरत नहीं। ये तो सब बताते हैं कि जब संविधान निर्वाचन सभा का चुनाव हो रहा था तो बॉम्बे से बाबा साहब हार गए, कांग्रेस के व्यक्ति ने हरा दिया। और ये भी सबको मालूम है कि उसके बाद डीपी मंडल की जो उन्होंने मुस्लिम लीग के क्षेत्र से बाबा साहब को वहां से चुनकर भेजा, जो बाद में पूर्वी बंगाल में जाने, पाकिस्तान में जाने की वजह से वो सीट खा गए। यहाँ तक तो हम सब जानते हैं। फिर इसके साथ ये भी जानना चाहिए कि उसके बाद जब वो सीट पूर्वी बंगाल में चली गई, यानी पाकिस्तान में चली गई, तो बाबा साहब की सदस्यता कैंसिल हुई। तब कांग्रेस ने बॉम्बे के अपने व्यक्ति से रिजाइन करवाया और उस सीट से बाबा साहब को चुनाव करवाया। ये मालूम है, ये भी तो तथ्य है ना। फिर हम ये जानते हैं कि बाबा साहब बहुत नाराज हुए, नेहरू के मंत्रिमंडल में थे और उन्होंने क्या हिंदू कोड बिल के ऊपर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सबको उसके बाद बाबा साहब क्या हुआ, उसके बाबा साहब कांग्रेस के चुनाव से राज्यसभा के सदस्य रहे। तो हमको क्या समझने की जरूरत है कि हमें व्यक्तियों की लड़ाई में, हमें प्रवृत्तियों के अंदर से एक व्यक्ति में अलग अलग टेंडेंसी होती है, उसकी जो सही टेंडेंसी है उसका हमें समर्थन करना, जो उसकी गलत टेंडेंसी उसका विरोध। मैं एक लंबा सा पर्चा लिखकर लाया था भारतीय विचारों के बारे में बोलने के लिए। पर्चा लिखा बेसिकली कोटेशन से, लेकिन उससे पहले दो लोगों ने, एक सज्जन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बोला पूरे इतिहास माता जी ने, तो मेरा काम आसान हो गया कि मुझे उसे रिपीट करने को। और सुरेश भाई ने साहित्य के इतने सारे उदाहरण दे दिए, तो मेरे लिए आसान हो गया उन दोनों चीजों से बचकर बाकी चीजों पर बात। तो मैं बात करूंगा इस बात की कि हमें पहले तो समझ लीजिए कि बाबा साहब की जितनी इसको हमने समय संगठन पत्रिका में लिखा, हमने उसका 9वां अंक निकाला था, जो हमने इस बात 9वां या 10वां शायद 10वां हो गया, जो इस बात पर केंद्रित किया कि बाबा साहब की जितनी भी जीवनियां लिखी गई हैं वो जो भी हमें मिल सके उन सबकी समीक्षा की जाए कि उनके विचार पर। तो उसमें आनंद तिरुमणे ने जो जीवनी लिखी आइकोनोक्लास्ट उसकी भी समीक्षा थी, और बहुत सारे लोगों की जीवनियां दुनिया भर की, और कुछ और जीवनियां शामिल कराना चाहते थे, जिनमें सरदार अम्बेडकर की एक है जीवनी जो बाबा साहब के बारे में, उनके साथ जीवन है उसके बारे में, वो छूट गई। तो बाद में जब इसे पुस्तक रूप में छापेंगे तो उसमें इन जीवनियों को भी शामिल करें। उस लेख में राजेश कुमार का एक लेख है जो पत्रिका के बारे में पढ़ाते हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं। हमारी पत्रिका जो एक टीम पत्रिका निकालती है, संस्थान हमने बनाया तो उसकी तरफ से उन्होंने बहुत ही बढ़िया ध्वनि में लिखी जो जीवनी उस पर बात करते हैं। तो हमें एक तो ये समझना चाहिए कि जो हमारी लड़ाई है उतनी सीधी और सरल नहीं है जैसी कि हमको दिखाई देती। और हमें ये भी समझने की जरूरत है जिन लोगों को हीरो बनाया गया। आप सब हिंदी के छात्र में उस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतीय को हिंदी नवजागरण का हीरो बनाया। उन्होंने ये साबित किया अपनी किताबों के द्वारा कि बंगाली नवजागरण बेकार था, मराठी नवजागरण बेकार था, हिंदी नवजागरण तो सबसे क्रांतिक था। बंगाली नवजागरण इसलिए खराब था कि बंगाली नवजागरण के सब लोग जो है वो अंग्रेजों के प्रभाव में रहते थे, अंग्रेजों के गुलामी करते थे, कुछ भी करते थे, और जो मराठी नवजागरण वो भी जुड़ रहे थे। हिंदी नवजागरण सबसे मान जो था कि सीधे सीधे 1857 से जुड़ा। अफसोस की बात यह है जो काम हमको करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। किसी ने सवाल को उठाया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि 1857 से भारतीय दूसरों को संबंध था भी नहीं। वीर भारत तलवार की पूरी पुस्तक है, रस्साकशी, उसके अलावा सामना जो उनके लेख है, जो नवजागरण छोटा लेकर की दूसरा एक बहुत बड़ा लेख है जो डॉक्टर रामविलास शर्मा के मार्क्सवाद के विकृतीकरण के ऊपर है, बहुत ही बड़ा। वो 4 लेखों का एक किताब है मार्क्सवाद, उसको
और उसके अलावा मैनेजर पांडे का एक क्रिकेट बहुत अच्छे ढंग से डिकोड करता है इसको। आप चाहेंगे तो मैं प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि किस तरह से करता रहा हूँ। लेकिन ये जो हिंदी की अवधारणा ये इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। नवजागरण से क्योंकि इसका बहुत गहरा संबंध, जो नवजागरण यूरोप में हो उसका भी इस बात से बहुत गहरा संबंध है कि उस समय लैटिन और ग्रीक को आदर्श भाषाएं माना जाता है, जैसे हमारे पास संस्कृत या अरबी या फारसी। तो जब वहां का नवजागरण शुरू तो उन्होंने भी बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। चाहते जिसको हम नवजागरण का सबसे बड़ा प्रोग्राम मानते हैं, उसने टस्कन भाषा में अपना ग्रीक को छोड़ा, लैटिन को छोड़ा, टस्कन भाषा में अपना डिवाइन कॉमेडी लिखा। तो जनता की भाषा में आना नवजागरण का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, जिसे रिनेसा कहते हैं। वहां पर हम इसे नवजागरण कहते हैं। हालांकि नवजागरण कहने के भारतीय पुनर्जागरण ज्यादा अच्छा करते हैं, हमने ज्यादातर मट्टी भरी ज्यादा की है बजाय काम करने के। तो खैर, तो हम उस पर फिर से वापस जाते हैं। तो जो भाषा का मामला था, उस भाषा के मामले को थोड़ा समझने की जरूरत। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति किशोरदास वाजपेयी, 4 साल से वो हिंदू महासभा थी, लेकिन किताब जो उनकी है हिंदी शब्दानुशासन, वो जबरदस्त किताब है, एकदम क्रांतिकारी किताब है। मतलब कोई व्यक्ति आइडियोलॉजी के लिए कुछ छोटे कुछ आइडियोलॉजी का कोई जड़ खबर खोल सकता है, ऐसा व्यक्ति उनका मुश्किल। आप लोगों ने से कई बार देखी होगी उस किताब की, उस किताब के का बहुत ज्यादा जिक्र रामविलास शर्मा ने किया है अपने भाषा और समाज में। वो किताब एक बहुत बेसिक चीज सिखाती है कि कोई भी भाषा 4 तरह के शब्दों से मिलकर बनती है: सर्वनाम, अभिव्यक्ति, विभक्ति चिन्ह, क्रियापद और अव्यय। ये 4 तरह के शब्द कोई भाषा दूसरी भाषा से इस्तेमाल होती है। बाकी कोई भी शब्द किसी भाषा का ले सकती है। हम जब खासकर हिंदी से अंग्रेजी सुनना अंग्रेजी कमजोर क्यों होती है? क्योंकि अंग्रेजी की शब्दावली याद करने की कोशिश नहीं, 4 तरह के शब्दों पे अभ्यास नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जो इंग्लिश पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि वो शुरू से बोलना सीखते हैं, तो सीधे क्रियापदों से शुरू करते हैं, हम नाउन से शुरू करते हैं। ये जो साइंटिफिक, उन्होंने और भी बात बहुत सारी चीजें जिनको मैं अभी क्योंकि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो बातें इस आधार पर जो भी व्यक्ति एक ही तरह की क्रियापदों का इस्तेमाल करता है, वो भाषा एक होनी चाहिए, चाहे नाउन या दूसरे शब्द दूसरी भाषा हो। सर्वनाम वह मैं अगर एक ही भाषा के हैं वो नहीं, तो इस हिसाब से हिंदी और उर्दू भाषा होनी चाहिए, और अवधि और ब्रज हिंदी भाषा नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक भाषा तो ऐसी होती है ना। और रामचंद्र शुरू इतिहास उस इतिहास में उन्हें अवधि ब्रज को शामिल कर दिया, उनको प्रकाश कर दिया, और वो हमारे दिमाग का पैटर्न बन गया। अब हम एक बार जब लाइनें खींच जाते हैं तो उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अंग्रेजों ने एक लाइन बनाई कि पुराना इतिहास हिंदू इतिहास था, फिर मुस्लिम इतिहास था, फिर मॉडर्न, वो ब्रिटिश इतिहास, वो ईसाई इतिहास, मॉडर्न। उनकी आज हम कितना भी कोशिश करें, हम प्राचीन भारत कहते हैं, फिर मध्यकालीन भारत, लेकिन मध्यकालीन भारत भी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज से शुरू होता है ना। और अगर कोई इतिहासकार धर्म को छोड़कर टेक्निक के विकास को या उत्पादन संबंधों के विकास किया था, तो उसको कहते हैं मार्क्सवादी है, या ये जो है वो इतिहास के नाम पर गलत धर्म। तो एक बात तो हमें समझने की जरूरत है, ये भाषा के नाम पर जो गड़बड़ हुई रामचंद्र शुक्ल से, वो गड़बड़ रामविलास शर्मा आगे कंटिन्यू करते हैं और उसको ज्यादा मजबूती प्रभाव करते हैं अपने हिंदी जाति की स्थापना। उनकी हिंदी जाति की स्थापना में कोई मुस्लिम लेखक, कोई उर्दू लेखक नहीं। अभी मैंने डॉक्टर धर्मवीर के बारे में बहुत ही बताया आपको, उनका एक पहलू का एक दूसरा पहलू है, उनकी बहुत ही अच्छी किताब है हिंदी की। मैंने कहा कि हम व्यक्तियों में नहीं जानते, प्रवृत्तियों में जानते। वो हिंदी की आत्मा में इस बात को विस्तार से बताता, हालांकि उनका ओरिजिनल बहुत कम है। वो मोटे तौर पर किशोरदास वाजपेयी को 1000% पढ़ा सकता है, पर फिर भी
उस किताब को पढ़कर एक सही समझ बनती है कि अगर दलित समाज को अपनी लड़ाई लड़नी तो अपनी भाषा का विकास कैसे करना है। उन्होंने उसमें एक बात का और आग्रह किया है दलितों से कि वो संस्कृति शब्दों का प्रयोग कम करें या प्रयोग करें, लेकिन अभी हमारी आलोचना की भाषा पूरी संस्कृत से तो हम जो मैंने भाषा की बात की, और दूसरा एक और चीज थी विज्ञान। यूरोप में जब नवजागरण तो सर विज्ञान का एक बहुत बड़ा कारण, वो विज्ञान का पहलू भारतीय नवजागरण में बंगाल में आपको दिखाई देगा। बंगाल में नवजागरण का बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट करते हैं, वह विश्व स्तर के साइंटिस्ट। कम से कम दो नाम तो आप सबने सुने होंगे, जगदीश चंद्र बोस और परसों चंद्र राय। हिंदी बैठक का सब जो नवजागरण है वो किस तरह से बंगाली नवजागरण से ऊपर पहुंचना। यूरोप में जो भाषाओं को, क्लासिक भाषाओं को छोड़कर जन भाषाओं में जाने की प्रवृत्ति में नवजागरण दिखाई देती है, वो प्रवृत्ति हमें मराठी नवजागरण दिखाई देती है। मराठी नवजागरण कोई भी लेखक ऐसा नहीं है जो संत परंपरा से जुड़ा हुआ है। परंपरा लड़ाई और दो परंपराएं, एक तुकाराम की परंपरा, एक नॉन तुकाराम की परंपरा। ये नहीं जो ऐसे संत थे जिसे हम हिंदी की भाषा में हिंदी में समझो तो कबीर और तुलसीदास का संत। तो महादेव गोविंद रानडे जो थे महाराष्ट्र के, वो जबरदस्त रूप से उस परंपरा की जरूरत है जो तुकाराम विरोधी परंपरा थी या जो जातिवाद विरोधी परंपरा। तो अगर हम भारतीय नवजागरण की बात करें और इस गर्भ से बाहर आ जाए, हिंदी नवजागरण बाकी सब श्रेष्ठता, तो हम भारतीय नवजागरण की बात करें तब हमें संपूर्णता में देखेंगे तो हमें मोटे तौर पर नवजागरण के जितने भी लोग हैं, बंगाली नवजागरण के लोग पीछे जब लौट रहे हैं तो वो संस्कृत भाषा में जा रहे हैं, वेदों पुराण उपनिषदों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग जब लौट रहे हैं तो भक्त कवियों में जा रहे हैं, हिंदी के तो आ जाता है। तो हिंदी में तो पहले तो इस बात की लड़ाई हुई कि हमारी लिपि नागरी लिपि होगी, जो जिसे पता नहीं आज किसकी कृपा से देवनागरी कर दिया गया। देवनागरी कभी सुना नागरी नागरी पर जाने से आपने सुना, वो नागरी लिपि थी। तो पहली लड़ाई तो हमारी नागरी और अरबी स्क्रिप्ट की लड़ाई होती थी ना, नस्तालिक स्क्रिप्ट से हम करते हैं। फिर दूसरी लड़ाई इस बात की होती है जो हिंदी वो खड़ी बोली में लिखी जाए या ब्रज में लिखी जाए, क्योंकि उस समय रिवाज क्या था, जो गद्य होना था वो खड़ी बोली में लिखा जाता था, पद्य जो था ब्रज भाषा में लिखा जाता। तो हम बंगाल और महाराष्ट्र से आगे गए, हम तो उससे पीछे चल रहे हैं। और जो दोनों नवजागरण के जो पूर्वतः मुख्य माने जाते हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर बंगाली साहित्य को पढ़ा, बंगाली साहित्य का अनुवाद किया और महावीर साहब धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में मराठी चेतना को हिंदी में लाने की कोशिश। इस पूरी जो संघर्ष की चेतना है उसके अंदर एक पहलू और है जो हम यूरोपीय नवजागरण की जब बात करते हैं उसके अंदर देखते हैं, वो है दिव्यता को चुनौती देना, राजा का पद भगवान का पद इसको चुनौती देना, चक में हमें करना। क्योंकि हमारे इंटीग्रिटी चर्च जैसे कोई संस्था नहीं, तो हम इसको मानते हैं कि दिव्यता या एक डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ रूलिंग इसको बोलते हैं। तो सबसे पहली चुनौती थी मैकियावेली ने, उसने एक किताब लिखी था प्रिंस, किसी ने लिखी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, उन्होंने एक किताब लिखी इस बारे में एक राजा को बताने के लिए कि वो पूरे इटली को इकट्ठा कर, और उस किताब में जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, किसी को अगर राजनीति सीखनी है तो बहुत ही बढ़िया किताब है। जो चाणक्य की बात करें, चाणक्य की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर हमें राजनीति सीखे, पर राजनीति अगर सीखना चाहें और लोग व्यवहार और चालाकी क्रूरता मक्कारी वो सब आपको मैकियावेली की किताब का लेकिन उसने तो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि किताब लिखकर किताब लिखकर क्या बताता राजा को कि भाई अगर आप नियमों का पालन करोगे तो आप अच्छे राजा बनोगे और साथ पूरे का एकीकरण करना है। ये तो उसका सोचा हुआ लक्ष्य था, पर हो गया इसका। उसने अंधाने में इस सिद्धांत को चुनौती दे दी कि राजा
ईश्वर राजा को ईश्वर को सीखने की जरूरत नहीं है ना, उसने आपको सीखने की जरूरत गलती कर रहे हो। तो उसका जो दिव्यता का कंसेप्ट है उसको उसके बाद फिर हॉब्स लॉक रूसो बाद फिर पूरी परंपरा आकर पूरी तरह से उस चुनौती को साथ में जब साइंस का विकास होता, साइंस का विचारधारा का विकास होता, तो एक तरह की परलौकिकता की अहलौकिकता का कंसेप्ट। ये सारी चीजें भारत में भी हुई एक समय में, फिर भी हमसे नवजागरण नहीं कहते पर हुई बड़े पैमाने पर, जो हमारे निर्गुण भक्ति का है। उसके अंदर साइंस के हिस्से को छोड़ दो, बाकी सारे हिस्से मनुष्यों को सबसे महत्वपूर्ण शावर ऊपर मानो सहार ऊपर नहीं वाली बात थी, स्त्रियों के लिए बराबर के अधिकारों की बात हो रही थी, हर चीज की बात हो रही थी, और श्रम की शक्ति के महत्व को स्थापित करने की बात है। तो उस साथी को ग्रहण करके आगे बढ़कर आगे ले जाने का काम नहीं था, वो नवजागरण का काम होना चाहिए। क्योंकि हमारे उत्तर का अंधकार का युग नहीं था जैसे यूरोप में, क्योंकि हमारे संत परंपरा निरंतर अंधकार से संघर्ष कर रही थी। और संत परंपरा से पहले हम सब जानते हैं नाथ सिद्ध, और उसके पहले सिद्ध थे और बात और तो आई। तो ये जो परंपरा से जो लगता था वो करने वाला उस परंपरा को आगे जाना वो काम पटल कर दिया ज्योतिबा। तो अगर देखा जाए तो नवजागरण के सच्चे प्रतिनिधि अगर किसी को वो ज्योतिबा फुले। आप उससे सहमत हो सकते हैं। एक सज्जन है रामनाथ कसले, ये बहुत ही बढ़िया है, उनकी किताबें छपी है, उनकी एक एक किताब पढ़ने लायक। उन्होंने पूरे अम्बेडकरवादी आंदोलन का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। अम्बेडकर भास्कर की एक किताब है और की एक किताब है, दो हिस्सों में, भारतीय प्रबोधन की दिशा। एक तरह से रिनेसा का पूरा डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन को वो यूरोपीय पुनर्जागरण से उठाकर और जो बाबा साहब के आंदोलन पर जोड़, क्योंकि ज्योतिबा फुले का तो फिर हमें अगली कड़ी में तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं ना, जिनमें से सबसे जो प्रखर मूर्ति है बाबा साहब। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी है इस किताब में, भारतीय ज्ञानोदय। उन्होंने ज्ञानोदय शब्द का इस्तेमाल, वैसे उन्होंने तो प्रबोधन शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय ज्ञानोदय आंदोलन में हिंदू धर्म का विश्लेषण वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर महत्वपूर्ण, इसलिए उनको इसको सबसे बड़ी पड़ी है। मैं अपनी बात को काफियत तक कह चुका हूं और अंत में आते आते मैं सिर्फ दो बातें और करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बाबा साहब को समग्रता में समझना हो, पहली बात दो तीन चीजें क्योंकि मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एक तो बाबा साहब को एकांगी रूप से जाति के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में प्रतिष्ठित करना वो इससे बहुत बड़े। उनका जो प्रभाव है वो भारत की महान मानवतावादी परंपरा को भी अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, बुद्ध और फुले की परंपरा को, और दूसरी ओर यूरोप की महान जॉन लॉक रूसो की परंपरा को भी अपने अंदर आत्मसात करें, जॉन लुई की परंपरा। और वो उस विश्व के जो महान आंदोलन, जनवादी आंदोलन, जो जनता को अधिकार देने वाला आंदोलन था, जो इससे बहुत ताकतवर था, उसके बाद जो फांसीवाद आया, यूरोप में वो आंदोलन पीछे हटना पड़ा। तो वो जब बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ रहा था उस आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक थे बाबा साहब। तो इसलिए बाबा साहब को एक तो चीजों का भी समझता नहीं, किसी एक चीज के आधार पर ना किसी पूरे व्यक्ति को स्वीकार करने के, ना पूरे व्यक्ति को खारिज करने। मैं मानता हूँ कि 4 या 5 किताबें ऐसी जो बाबा साहब को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने जरूर पढ़ी होंगी।
जो बाबा साहब के अलग अलग पहलुओं को और अलग अलग चीजों को दर्शाता है। आज में जाति प्रथा को सपोर्ट, मैं इस किताब को सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इस किताब में बाबा साहब ये साबित करते हैं कि भारत में स्त्रियों पर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों को जाति मजबूत करने तो स्त्रियों पर अत्याचार करना। और इसीलिए बाबा साहब मानते हैं कि अगर स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी तो जाति से कभी मुक्ति नहीं होगी। तो दूसरी किताब जाति का विनाश है, ये तो एक तरह से बाबा साहब के विचारों का सार भी कर सकते हैं। उनका उससे 1932 के पहले जो उनके विचार थे उसका भी उससे बात करता है। तीसरी किताब जो हमारे नवजागरण को देखने की नई दृष्टि देती है वो है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। भारत में निरंतर क्रांतिकारी शक्तियों और प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों का संघर्ष चलता है और प्राचीन काल में जितने भी लोग हुए हैं जिनको मोटे तौर पर क्रांति के पक्ष में या प्रतिक्रांति के पक्ष में बात करते हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों में दोनों तरह के तत्व मिल जाते हैं। तो वे दोनों तरह के तत्वों को निकालकर अपने रास्ते को आगे बढ़ाते हैं, केवल एक के साथ नहीं। प्रतिक्रांति को समझने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत ही ताकतवर किताब है। इस किताब में तो प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति को लिख नहीं पाई, पूरी किताब इतनी संशोधित है जिसको जोड़कर बाद में उन्होंने जो छापी है, जो हमारे रत्नावली होती है बाद में होती है, जो किताब उन्होंने पूरी लिख दी हुआ हिंदुत्व का दर्शन। अगर आपको प्रतिक्रांति को समझना हो तो हिंदुत्व का दर्शन बहुत क्लियर कर रूप में बाबा साहब की विचारधारा को समझाने की और बाबा साहब की आर्थिक समझ को समझना हो और राष्ट्र से रिलेशन समझने हो तो सबसे अच्छी किताब है राज्य और अर्थव्यवस्था। आपने सबने पढ़ाई और सबसे आखिर में बुद्ध और कर्म। तो हमें मैं आखिरी बार ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ अम्बेडकर वाली जो चीजों को देखने का जो नजरिया है, जो हमारी अधूरी क्रांति को पूरा करने का जो हमारे सामने एक मशाल के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने आपको दिखाते हैं, वो एक ऐसी संस्कृत दृष्टि, एक संवेदनशील दृष्टि का निर्माण कर रहा है जो वर्ग, जाति और इस जेंडर तीनों तरफ की समझ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सार्थक तरीके से करने की बात को रखा। बहुत से ऐसे पहलुओं को भी छुआ जो शायद हम लोगों की नज़र में अभी तक वो नहीं आए थे और हम लोगों को उस पर भी सोचने और समझने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो साथी हमारे बाद में आए हैं उनका बहुत बहुत है। और सर ने जो अपना वक्तव्य रखा उसमें उन्होंने अम्बेडकर साहब के दलित वर्ग की बात को उन्होंने अपने लेखन में समाहित किया, साथ ही धर्मवीर पर आलोचनात्मक तरीके से सर ने उनको प्रस्तुत किया। वो एकांगी रूप से उनको नहीं किया। ये बहुत अच्छा लगा उन करके कि जहाँ पर उनकी कमियाँ दिखी उस पर उन्होंने बात की और जहाँ पर उनकी अच्छाइयाँ दिखी उस पर भी उन्होंने बात की। तो जो धर्मवीर की पुस्तक है उस पर भी हिंदी की आत्मा सर ने उसका भी जिक्र किया और साथ ही जो धर्मवीर की अन्य पुस्तकें हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आलोचना का पक्ष होना चाहिए और इस तरीके की आलोचना या सम्यक आलोचना हमें बेहतर बनाती है और बेहतर होने के लिए संकेत करती है। साथ ही उन्होंने रस्साकशी और सामना जैसे पुस्तकों का जिक्र किया और समय संज्ञान में बाबा साहब की जीवनियों का जो संकलन है उस पर विशेषांक की विकास की। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जल्द हम सबके समक्ष आए और हम सबको उसे लाभान्वित होने का मौका मिले। और स्त्री मुक्ति और जाति मुक्ति की बात के साथ साथ सर ने कुछ पुस्तकों के नाम भी सुनाए हैं जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी पुस्तकें हैं। उनमें प्राचीन भारतीय क्रांति, राज अर्थतंत्र, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इन पुस्तकों से भी बहुत कुछ हमें सीखने और समझने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि सर के वक्तव्य से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा समझा है और साथ साथ में जो उन्होंने पुस्तकों का जिक्र किया है उन पुस्तकों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे।
आज के कार्यक्रम में आने के लिए सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद उनका करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में अगली कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में जिसे बुलाना चाह रहा हूँ वो हम सब की प्रिय